ऑनलाइन वालों आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, आवाज आ रही है? अल्ताफ भाई आए हुए हैं। हेलो भाई। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाजिद पराचा है और PRC 5 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैं ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। जानते हैं ना आप मुझे? हाँ, ये वाली पट्टी जानती है मुझे, बाकी नहीं जानते। इंशाल्लाह जान जाएंगे, और जब जान जाएंगे इंशाल्लाह अफसोस भी होगा और खुशी भी होगी, क्योंकि अगर काम नहीं करके आओगे तो खिंचाई भी होगी। ठीक है, तो देखो मेरे बच्चों, आज की इस पहली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बातें किससे करनी चाहिए आप लोग तो पता ही होगा, लेकिन जो आज पहली क्लास में आए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखें, हमारा ये जो पेपर है ये PRC 5 है, और इस पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। कंप्लीट थ्योरी पेपर है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। और इस पेपर को जब एग्जामिन किया जाता है तो इसका जो पेपर पैटर्न है वो भी जरा मैं आपको बता देता हूं कि आपका ये पेपर कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस करता है। ठीक है जी, और आपके पास अराउंड 50 MCQs आते हैं, और जो ये 50 MCQs हैं, पर MCQ 2 से 1 मार्क, और टोटलिटी में हमारे पास ये 100 मार्क्स का पेपर बनता है, और हमें इसमें से 50% लेने पड़ते हैं, जिससे हम क्या होते हैं, पास हो जाते। जब आपका पेपर होगा ICAP आपको मैसेज करेगा, और जब वो मैसेज करेगा तो अगर वो परसेंटेज लिख के दे रहा है मतलब फेल हो। ICAP या तो परसेंटेज लिख के देता है या पास लिख के देता है, यानी पासिंग परसेंटेज नहीं बताता कि आप कितने परसेंट से पास हुए हो, लेकिन हाँ फेल पे आपको पूरा जलील करता है कि आप 48 पे रुके हो, 49 पे रुके हो, तो ये आपको बात बता। तो 50% आपको लेना है, यानी आप देखिए 25 सवाल आपको करने होंगे, 25 सवाल आप सही कर लेंगे, 25-26 सवाल तो आप पास कर सकते हैं पेपर। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ एक बात है, वो ये है कि हमारे इस सब्जेक्ट में टोटल 10 चैप्टर हैं, और हर चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैं यहाँ चैप्टर्स के नाम लिख देता हूं, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा, एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा आपको। देखें, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो बेसिकली आपको सिखाता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, यानी बिजनेस किस तरह से किया जाता है, गुड्स और सर्विस किसे कहते हैं, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, ये क्या चीजें होती हैं, स्टेक होल्डर क्या होते हैं। ये पहले मैं आपको थोड़ा हर चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह एक एक चैप्टर को डिटेल डिस्कस करेंगे, और हमारा क्या प्रोसेस होगा वो तमाम चीजों को हम उस पर बात करेंगे। तो पहला चैप्टर आपका है नेचर ऑफ बिजनेस, जिसमें आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगी इस पूरे सब्जेक्ट की कि भाई बिजनेस क्या चीज है, किस चीज को बिजनेस कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, सर्विस किसे कहते हैं, प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के पीछे क्या पर्पज होता है, किस तरह के सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे इस प्रॉफिट को अर्न करने में। ये तमाम की तमाम बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक हम इस चैप्टर पे कवर कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है वो है ओनरशिप ऑफ बिजनेस। ओनरशिप ऑफ बिजनेस यानी इस बिजनेस का ओनर कौन होगा। अब हमारे पास 3 तरह की ओनरशिप क्राइटेरिया हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। इस चैप्टर में हम तीनों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि सोल ट्रेडर अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करता है तो उसको क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं, पार्टनरशिप बिजनेसेस क्या होते हैं, कैसे फॉर्मुलेट किए जाते हैं, उसमें लायबिलिटी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर इसके बाद उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करवाना जरूरी है, नहीं है, ये तमाम बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आखिर में कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि एक कंपनी को क्यों बनाया जाता है, क्या रीजन होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इसमें क्या फर्क है, स्टॉक एक्सचेंज में जिनके शेयर्स हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो कौन सी कंपनीज होती हैं, किस तरह से उनके पास ये अथॉरिटी आती है कि वो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को क्या कर सकें,
सेल कर सके, और लोग उनके शेयर्स को क्यों खरीदते हैं, उनके पीछे क्या इंटेंशंस होती हैं, उनको ऐसे कौन से इंसेंटिव्स नजर आते हैं जिसकी बेसिस पे वो चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करूं। तो इस चैप्टर के अंदर हम ओनरशिप ऑफ बिजनेस के बारे में बात करेंगे। फिर हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, या दूसरे अल्फाजों में इसे कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि हम अपने बिजनेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, किन चीजों को देख के स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब क्या है, कौन से एलिमेंट इसमें शामिल हैं। ये सारी की सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि बिजनेस की नेचर चेंज होने से क्या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बिजनेस के साइज चेंज होने से क्या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पहले मेरा एक बिजनेस था कि स्टॉल पे डिपेंड करता था, लेकिन अब वो स्टॉल से हटके एक कंपनी बन चुका है। तो जो स्ट्रक्चर में एक स्टॉल पे अपनाता था, क्या वही स्ट्रक्चर क्या मैं एक कंपनी में अपना सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक जो रोटेशन हो रही है, एक जो इतनी बड़ी कन्वर्जन हो रही है, उस कन्वर्जन के पूरे प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें स्टैटिक रहेंगी और कौन सी चीजें डायनेमिक होंगी। अगर मैं फिजिकल गुड्स का बिजनेस करता हूं तो उस पर क्या स्ट्रक्चर होगा, अगर मैं ई कॉमर्स पे जाता हूं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, मेरे टीम किस तरह से बनेगी, टीम में लोगों को काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, वो कौन से एरियाज को मैं अपने पास फोकस करूंगा जिससे मेरी टीम ग्रो कर सके, मैं स्किल्ड लेबर पे फोकस करूंगा या मैनेजरियल लेवल के लेबर पे फोकस करूंगा। ये तमाम चीजें इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कंपनी का स्ट्रक्चर टॉल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज हो, डिसेंट्रलाइज हो, ये तमाम चीजें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसकी आसान एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव था, आपको पढ़ना था सीए। अब सीए पढ़ने के लिए आपने एक इंस्टीट्यूट को क्या किया, सेलेक्ट किया। अब इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने आपके इस पीआरसी के कोर्स को स्ट्रक्चर बेस किया कि आपकी दिन में इतनी क्लासें होंगी, इस दिन क्लासेस होंगी, इस क्लास के टाइम ये है, इसका टीचर ये पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको वो गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव करने में क्या हो, हेल्प मिल सके। अगर आप यहाँ एडमिशन ले लेते और कोई भी आपको चीज स्ट्रक्चर वे में ना प्रोवाइड की जाती, तो हो सकता है कि आप उस तरह से अपने आप को परफॉर्म नहीं करवा सकते जैसे अब आप करवा सकते हैं। तो आपके पास हर चीज का स्ट्रक्चर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर की बेस पे आगे की फाउंडेशन और तमाम चीजें ग्रो करती हैं। अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आपके पास एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं चैप्टर नंबर 4, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या चैप्टर है, इस पे हम बात करते हैं थोड़ी सी। अभी मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा, आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हर चैप्टर के अंदर कौन कौन से फ्लेवर्स हैं जो आपको पूरे इस आईटीबी के अंदर मिलेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, इस चैप्टर में आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से बिजनेस को अगर पैसों की जरूरत होगी, फंड्स की जरूरत होगी, तो किन रिसोर्सेज के किस किस जगह से वो पैसों को अरेंज कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर लोन का तरीकेकार भी है, शेयर्स को सेल करने का तरीकेकार भी है, अपनी पर्सनल सेविंग्स को इन्वेस्ट करने का भी तरीकेकार है। तो हमारे पास ये मल्टीपल एरियाज हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस के अंदर फंड्स को इंजेक्ट करवा सकते हैं। अब वो कौन सा एरिया हमें ज्यादा फायदा देगा, ये हम अपने इस चैप्टर के अंदर डिटेल देखेंगे। और अगर मैं किसी कैपिटल को ओवर यूज कर लेता हूं, जैसे अगर मैंने अपने पर्सनल कैपिटल को ओवर यूज कर लिया, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप इस पूरे 5 लाख को इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करना अकलमंदी समझोगे? जवाब दें भाई। आपका पहला तरीकेकार क्या होगा कि एक काम करता हूं, इसको डिवाइड बाय 2 करता हूं, 2.5 लाख रुपए अलग करता हूं और यहां 2.5 लाख रुपए अलग करता हूं। इस 2.5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करता हूं। बाकी का जो 2.5 लाख रुपए है वो मैं रखता हूं अपने पास सेफ साइड। क्यों? क्योंकि देखो पता है कि इनिशियल डेज के अंदर, इनिशियल मंथ्स में हमें बिजनेस इतना ज्यादा कोई एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट नहीं देना शुरू करेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो जब तक बिजनेस खुद कमा के नहीं देता तब तक बिजनेस को मुझे संभालना है। तो मुझे संभालने के लिए अगर मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूं तो मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं बचे होंगे बैक एंड पे। तो मुझे अपने पास एक अमाउंट बचा के रखनी है
कि जब भी कभी जरूरत हो मैं अपने बिजनेस को पैसे दे सकूं। तो ये तरीकेकार भी हम सीखते हैं। क्या बिजनेस में सिर्फ लोन लेके बिजनेस करना ज्यादा बेहतर है, क्या अपना पैसा लगा के बिजनेस करना क्या ज्यादा बेहतर है? गिव, बेनिफिट और ये डिसएडवांटेज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। फिर आगे हमारे पास यहां पर चैप्टर आता है एक, जिसको हम कहते हैं चैप्टर नंबर 5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिस्टम। अब आपने देखा होगा कि हर बिजनेस में आईटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। अब आईटी की इन्वॉल्वमेंट जब आपके बिजनेसेस के अंदर हो जाती है तो आपका काम आसान भी हो जाता है, लेकिन काम आसान कराने के चक्कर में आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है। अब जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पे आपको कितना फायदा मिल रहा है। अब आपने कहा कि मैं अपने पास एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले आता हूं, अब वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बेस पे मैं अपने जितने भी मैनुअल अकाउंटिंग के काम है उसको मैं क्या कर सकता हूं, बेहतर कर सकता हूं। और आईटी की इन्वॉल्वमेंट किसी बिजनेस में इसलिए लाई जाती है ताकि रिकरिंग नेचर के काम, वो काम जो बार बार हम करते हैं, सेम लेवल के काम बार बार करने वाले काम को हम ऑटोमेट करने के लिए, ताकि हम मजीद दूसरे कामों में जो करने के काम है, जिसमें सोचने की जरूरत पड़ती है, जो डिफिकल्ट काम है, उस पर हम अपना ध्यान ज्यादा लगा सकें, ना कि छोटे मोटे काम जो मोनोटनस से काम होते हैं, जिसपे कोई ज्यादा सोच नहीं लग रही होती, ज्यादा एफर्ट नहीं लग रही होती, उसको हम क्या करते हैं, ऑटोमेट करके अपने काम को आसान बना देते हैं ताकि लीस्ट बॉर्डर एरिया हो, ताकि हमें उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो आपको ये चैप्टर समझाता है कि किस तरीके से बिजनेस में किन किन एरियाज में आप अपने आईटी को इन्वॉल्व करके आप अपने रिकरिंग काम को खत्म और अपने उन कामों को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने पूरे बिजनेस को ओवरऑल क्या कर सकें, एफिशिएंटली ग्रो करवा सकें। फिर इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स। अब ये जो बिजनेस एथिक्स का चैप्टर है ये हमें तमीज सिखाता है किस बात पे, कि देखो बिजनेस करने का पर्पस हर किसी का क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप किसी का नुकसान कर दो, ये भी गलत बात है। तो आपको ये चैप्टर समझाता है कि कैसे आपको एथिकल वे में आप अपने इस गोल को, ऑब्जेक्टिव को, यानी पैसे कमाने का जो आपका गोल है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको कैसे तमीज के दायरे में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। देखो बाज़ दफा हम कहते हैं कि हमें अपनी बात को बोलना चाहिए, यानी जो हम फील कर रहे हैं वो हमें एक्सप्रेस करना चाहिए ताकि सामने वाला हमारी बात को समझ जाए। लेकिन अगर हमारा तरीकेकार गलत होगा तो हमारी जितनी भी बातें अगर सही भी हैं वो गलत काउंट हो जाएंगी। लेकिन हम बाज लोगों का तरीकेकार बहुत अच्छा होता है तो वो गलत से गलत बात को इस तरीके से कह जाते हैं कि आप कहते हैं यार वाह क्या बात कही है। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि बात बहुत सही होती है लेकिन अंदाज गलत होता है, तो लोग कहते हैं यार ये कैसे बात कर रहा है। तो ये जो आखिरी पार्ट बताया वो मैं हूं, ठीक है। बात सही होगी, अंदाज खराब होगा, बुरा लगे या अच्छा लगे लग जाए, क्या मसला है इसमें, कोई मसले वाली बात तो है नहीं, कोई बात हो जाता है ना, कभी कभी इंसान हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर आता है जिसमें हम सीखते हैं मार्केटिंग, जिसको हम कहते हैं चैप्टर नंबर 7। देखो हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना जरूरी है और आजकल हम जितनी भी एड्स देखते हैं, जितने भी हम अपने पास प्रोडक्ट देखते हैं, उनकी मार्केटिंग ही है। आप शारा फैसल से निकल जाएं, कहीं भी जगहों पे मॉल्स वगैरह देखें, आपको बैनर्स, पैम्फलेट्स, ये सारी चीजें, फेसबुक एड्स, ये तमाम चीजें मिलती हैं। तो इससे क्या होता है, अवेयरनेस क्रिएट होती है। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्यों कराती है, ताकि प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो, प्रोडक्ट की यूनिकनेस पता चले, ब्रांडिंग हो और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद सकें। यानी कि प्रोडक्ट को अवेयर करवाने के लिए, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के लिए और प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। इसी काम के लिए मार्केटिंग करते हैं नहीं, और भी बहुत सी चीजें हैं जिसका सबसे पहला, देखो मार्केटिंग करने का सबसे पहला पर्पस कि आप रिसर्च बेहतरीन करो। रिसर्च करके मुझे पता चलेगा मेरे कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या वांट्स है। जब मैं उसे आइडेंटिफाई कर लूंगा तो फिर मुझे इस बात पे रिसर्च करनी है क्या मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल हैं जो मेरे कस्टमर की इस नीड को ऑलरेडी पूरा करने के लिए हैं। और अगर मैं अपनी प्रोडक्ट लाता हूं तो मुझे ऐसा क्या काम करना पड़ेगा कि लोग उसकी प्रोडक्ट को छोड़ के मेरे पास आकर, तो इसे हम कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो ये किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से अपनी ब्रांडिंग बनानी है कि आपका
लोगो, आपका कलर, आपके प्रोडक्ट का टोन, ये तमाम चीजें जितनी भी हैं, जब लोग उसको सुने देखे तो पता चल जाए हाँ यार ये वो प्रोडक्ट है, ये उस प्रोडक्ट जैसा है। तो यहां पर आप फेमिलियरिटी को बढ़ाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को मेमोराइज और फेमिलियरिटी को बढ़ाने के लिए आप ब्रांडिंग पे ज्यादा फोकस करते हो। तो हमारे पास ये देखा जाता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल है, पहला वो इंट्रोडक्टरी फेज पे होता है, फिर वो ग्रोथ फेज पे जाता है, फिर वो मेच्योरिटी के फेज पे जाता है, और वो फिर डिक्लाइन हो जाता है। अब इन चारों फेजेस में मार्केटिंग का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग होगा। इंट्रोडक्टरी फेज पे क्या होगा? अवेयरनेस देना, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस देना, कि जितना ज्यादा लोगों को पता चलेगा मेरी प्रोडक्ट के बारे में वो खरीदने आएंगे। फिर ग्रोथ फेज पे क्या होता है कि अब आप यहां पर लोगों को अपने एक्स्ट्रा फीचर के जरिए अट्रैक्ट करते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूं, मेरी प्रोडक्ट से ये भी फायदा हो सकता है, मेरी प्रोडक्ट से वो भी फायदा हो सकता है, कि और लोग खरीदें। मेच्योरिटी स्टेज पे जो मार्केटिंग होती है वो बेसिकली मार्केटिंग में अपनी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, कि हाँ भाई हम एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी मार्केटिंग का पर्पस पूरा अलग होगा। मेच्योरिटी स्टेज पे जो मार्केटिंग की जाती है वो नॉर्मली ब्रांडिंग के लिए की जाती है, कि लोगों को हमारा प्रोडक्ट हमेशा याद रहना चाहिए। अब वो स्टेज जो होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होता है, जिसमें मोस्टली ब्रांड कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं। क्योंकि देखो हमारे यहाँ लोगों की आदत है, लोग चेंज बहुत चाहते हैं, लेकिन जब उनको चेंज मिले तो उनकी सड़ जाती है। सही है ना? इसका मतलब यह है कि अगर एक चीज, देखो लोगों को अपनी आदत चेंज करने में ना बड़ा मौत आती है ना, और लोग दूसरी तरफ बोलते हैं हमें चेंज भी चाहिए। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्ट वाली बात है। जब आपको चेंज चाहिए तो आपको किसी चीज की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चेंज में क्या है, हर दफा इनोवेशन है और एक टेस्टिंग पीरियड है। वो चेंज आपके लिए फेवरेबल भी हो सकता है और वो चीज आपके लिए एडवर्स भी हो सकती है। लेकिन अगर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई चेंज अगर मेरे कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करा तो इवेंचुअली मेरी प्रोडक्ट भी उसकी लिस्ट से गायब हो जाएगी। वो ये नहीं देखेगा कि पास्ट में इसी प्रोडक्ट के सहारे मैं पूरी जिंदगी गुजारता रहा, अब इसने एक फला चेंज ले आया जिसकी वजह से मुझे इसका प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसकी प्रोडक्ट को अभी नहीं खरीदता, बाद में खरीदूंगा जब ये चीज को इंप्रूव कर लेगा। नहीं, आप उसको प्रोडक्ट को ही अपने पास से निकाल देते। तो ये हमारी साइकोलॉजी है, इस तरह से हम चीजों को लेके चल रहे होते हैं। तो मेच्योरिटी स्टेज पे प्रोडक्ट की मार्केटिंग को करने के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव और सेंसिबल अप्रोच आपकी होनी चाहिए। और डिक्लाइन फेज पे आपका क्या है कि किस तरह से आप अपने आप को रिवैम्प कर सकते हैं, रिकॉल करवा सकते हैं, वो आपके पास एक अलग है। बहुत से आपने ब्रांड्स देखे होंगे, जैसे मिल्को बिस्किट है, वो कितने टाइम के बाद वापस आया। जब वो वापस आया तो जो पुराने लोग थे जिन्होंने अपने दौरों में ये बिल्कुल खाया होगा, उनको बड़ा याद है यार हमारे दौर में ये हुआ करता था, तो वो खरीदने के लिए पहुंच गए। अब वो उनकी क्वांटिटी कितनी है जो नए लोगों में से, थोड़ी सी है। अब उन्होंने खा के अपनी मेमोरी को वापस रिकॉल कर लिया। अब कुछ ऐसा बिस्किट पे था नहीं कि उसे और खरीदा जाए या बेचा जाए। वो प्रोडक्ट जिस तरीके से ग्रो किया था वो अब किस पे आ गया है, बिल्कुल डिक्लाइन फेज पे आ गया। अब वो प्रोडक्ट भी नहीं बिक रहा, बिक भी रहा है तो बहुत कम बिक रहा है। तो हर स्टेज पे, हर प्रोडक्ट के स्टेज पे आपकी मार्केटिंग का जो क्राइटेरिया है, जो अप्रोच है, जो उसकी रिसर्च है, वो अलग हो जाती है। फिर इसके बाद आप यहां पर देखें हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसे हम, इस चैप्टर के अंदर आपको यह पता चलता है कि भाई आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को अपना एम्प्लॉय बनाना पड़ेगा जो क्या हो, इतने एफिशिएंट हो कि जो आपके काम को बेहतर से बेहतर, लेस एरर में कर सकें, कम से कम एरर में कर सकें। और लेस एरर में कम करने के लिए, काम करने के लिए आप उनको ट्रेन करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी ग्रोथ होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है। तो हमें इस चैप्टर में सिखाया जाएगा कि कैसे हम लोगों को हायर करते हैं, हायर करने के पीछे क्या प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं और एक एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हायर हो जाता है, उसके बाद हम उसे किस तरह ट्रेन करते हैं, किस तरह के चैनल से हम ट्रेन करते हैं, वो कौन कौन से मोड हैं, क्या हम उन्हें ऑनलाइन ऑन द जॉब ट्रेन करेंगे या ऑफ द जॉब ट्रेन करेंगे, ये तमाम चीजें हमारे पास यहाँ शामिल है। फिर हमारे पास एक चैप्टर आता है जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एक ऐसा इदारा, एक ऐसा बिजनेस जो प्रोडक्ट को खुद बनाता है, यानी कि प्रोडक्ट को, यहां लिख देते हैं पहले, ये आपके पास रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करना
इनटू फिनिश गुड्स। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को खुद स्टैंड अलोन संभालता है। यानी आपके पास ऐसी कंपनीज भी हैं जो प्रोडक्ट खुद से मैन्युफैक्चर करती हैं, वो किस तरह से अपना माइंडसेट बनाती है, एक प्रोडक्ट किस तरह से बनती है, डिजाइन कैसे होती है, ये तमाम की तमाम चीजें इस पर्टिकुलर एरिया में हम, यानी कि चैप्टर नंबर 9 से पहले जितने भी हमने चैप्टर्स देखे वो उन बिजनेसेस के लिए थे, या वो प्रोडक्ट रिटेल बेस्ड बिजनेस करते थे या फिर सर्विस थे। अब रिटेल बेस्ड बिजनेस का मतलब क्या है कि भाई एक प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही है, जैसे सपोज ये रिमोट कंट्रोल है, अब ये मार्केट में बिक रहा था सदर की, मैं अपने पास अपनी शॉप में ले आया और मैं इसे बेच रहा हूं, तो ये रिटेल बिजनेस कहलाएगा। अब इस रिटेल बिजनेस का प्रॉफिट कैसे होगा, इसमें इसमें अगर बिजनेस को ग्रो करवाना है कैसे ग्रो करवाएंगे, तमाम चीजें आप सारे चैप्टर्स में पढ़ोगे। लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 9 है ये बताता है कि रिमोट कंट्रोल किसने बनाया, उसके बिजनेस के बारे में पढ़ने का नाम है। ठीक है, और आखिर में आपके पास एक टॉपिक आ जाएगा जिसको हम कहते हैं चैप्टर नंबर 10, पाकिस्तान, या इसको एक मिनट, इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, ये आपके पास सारी चीजें, ये 10 के 10 चैप्टर आपके पास आ गए। यहां पर किसी को कोई सवाल हो तो पूछो। अब मैं आता बताता मैंने जिंदगी में ये कारनामे अंजाम दिए हैं और मैं इतना टाइम थोड़ी है अपने पास, आईटी भी पढ़ाने आया हूँ और इंशाल्लाह बेहतरीन ही पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं ली। तो ये 10 चैप्टर हमने कर लिए, इसका ओवरव्यू ले लिया, सुकून में जिंदा हो, मरे तो नहीं हो, आवाज निकाल के बोलो ना, जिंदा हो, और जोर से, वाकई। तो मेरे बच्चों ऐसा है कि आपने अभी है ना 2 वेपन खरीदने, कुछ लोगों ने खरीद के रखे हैं, कुछ लोग खरीद लेंगे। एक है इसकी स्टडी टैक्स, ये खरीदनी है आपने, कुछ लोगों ने खरीदी भी है। आप लोग आए कि यहाँ क्यों आए, वहां मजा नहीं आ रहा था? अच्छा अच्छा, सही। और एक आप खरीद लें, सर तारिक दुनिया की बुक है, 2000 MCQs वाली, ये आप अपने साथ रखें। ये 2, हाँ दिखाओ भाई, ऐसे ऊपर करके दिखाओ, और भी कुछ निकाल ले भाई, ये बुक है, एक ये है और एक वो है, ये 2 बुक आपने खरीद लेनी है और बस हो गया। तो ये 2 बुक्स आप खरीद लो, ये आपको काफी काम आएंगी, जो आप पढ़ोगे वही हम यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आपके पास ये 2 बुक्स आप ले लें, अभी इनिशियल क्लासेस हैं, वीक में हमारी 2 क्लासेस ही होंगी इंशाल्लाह। आज ये पहली क्लास थी, इस वीक में तो 3 होंगी, लेकिन अगले वीक से इंशाल्लाह हमारी 2 क्लासेस ही होंगी, और मोस्ट प्रोबेबली वो सैटरडे संडेज में ही होंगी हमारी क्लासेस, थर्सडे नहीं होगी। तो वीकेंड पे हम मिला करेंगे इंशाल्लाह। तो पूरा हफ्ता है ना, इस सब्जेक्ट को सस्टेन रख के चलना, डेली बेसिस पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको बता दूंगा चीजें। अच्छा, वो हमारा एक रिवायती काम है ग्रुप बनाना, तो आप लोगों का एक ग्रुप तो बना है मार्च का, और आप तो हो गए, तो एक बना लो भाई वो आईटीबी का अलग से ग्रुप, ठीक है ना। उसमें हम कभी कभी मूड में होंगे तो बातें कर लेंगे, पढ़ाई की और मस्ती की। तो इस तरह से एक हस्बे जरूरत ग्रुप बना लिया जाए ताकि वहां पर सारी चीजें शेयर की जाए काम की। तो यहां तक किसी का कोई सवाल है भाई, किसी का कोई पॉइंट हो, क्या कुछ पूछना हो तो भाई पूछ लो, पूछ लो भाई पूछ लो, नाराज नहीं हूंगा मैं। लेकिन अगर किसी ने नहीं पूछा और मैंने फिर उससे पूछा और उसने जवाब नहीं दिया, नहीं, लड़कों के साथ अलग अंजाम होगा ना, लड़के अपने होते ना, तो तुम लोगों की खिंचाई ज्यादा है, इनके साथ तो ज्यादा बाहर निकाल सकता हूँ क्लास, तुम्हें चंबे कराऊंगा मैं, ठीक है, वो भी नीचे गौर वौर सबसे एडमिन से जंबे कराऊंगा। तो भाई कहने का मकसद ये है कि भाई सुकून से कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं है तो यहाँ एक ले लेते छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं, और फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 की जियारत कराता हूँ। जाओ ब्रेक ले लो।
अच्छा भाई, बेसिक चैप्टर है हमारा, बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे। देखें, इस चैप्टर में चार चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आप लोगों को समझनी है। यानी इस चैप्टर के अंदर चार बातें समझने पे ये चैप्टर एंड भी हो जाएगा, और अगर इन चार बातों में से कोई बात समझ ना आए तो इसका मतलब ये है कि उस एरिया में मसला है और इससे पूछ लिया जाए ताकि वो इशू रिजॉल्व करें। सबसे पहला एरिया है हमारा कि पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है। ये बात जानना बहुत जरूरी है। सेकंड, कि वो कौन से चार एलिमेंट हैं जिसकी बेसिस पे हम अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। फिर हमारे पास थर्ड में है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और लास्ट हमारे पास है स्टेक होल्डर्स। ये चार चीजें हैं जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात से शुरू करते हैं हम। पर्पस ऑफ बिजनेस। पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है कि हर इंडिविजुअल क्या चाहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट बने, उसे किसी काम के लिए किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, उसे कोई चीज खरीदने के लिए किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, वो फाइनेंशियली फ्रीडम हो उसके पास, वो इंडिपेंडेंट हो। अब ये दो काम को एक्वायर करने के लिए, यानी समझ लो कि ये जो जो चीजें हैं ये आपकी लाइफ का एक अल्टीमेट विजन। ठीक है जी, इस चीज के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा। अब पैसा अर्न करने के बहुत से तरीके हैं। या तो आप करो जॉब, या आप करो चोरी, या आप स्टार्ट करो अपना बिजनेस। जॉब करना इस चैप्टर में सिखाया नहीं जा रहा, चोरी करना भी नहीं सिखाया जा रहा, हाँ बिजनेस करना सिखाया जाएगा। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि इस इंसान को बहुत सारे पैसे चाहिए, तो इसे कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, अर्न कर सके। अब लेट सपोज इसने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, क्लॉथ यानी कपड़ों का काम करता हूं, क्लोथ्स का काम करता हूं, यानी कपड़े लूंगा, बेचूंगा और काम हो जाएगा। तो लेट सपोज ये एक मार्केट जाता है, ये मार्केट दिख क्यों नहीं रही? ये अब मार्केट दिखेगी। ये मार्केट जाते हैं, ये कौन सी मार्केट है भाई? कौन सी? बताओ आप लोगों की पसंदीदा मार्केट कपड़ों की। चेसर? नहीं भाई, हम वहां नहीं जाते। जैनब? साथ जाते हैं उसके? तो हम जाते हैं, हम चले जाते हैं कहाँ? हम जाते थे लुंडा। लुंडा मार्केट जाते हैं, और यहां हम ना जैनब के साथ जा सकते हैं ना किसी के साथ, यहां अकेले जाना है हमने। अब यहां पर हमने देखा बहुत सी कपड़े की दुकानें। ठीक है जी, ये सारी कपड़े की दुकानें बनी हुई हैं, छोटी छोटी। अब इसमें हमारे पास यहां इस एक दुकान पे, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो जैकेट्स पड़े थे। हमने कहा यार सीजन आ रहा है, सर्दियां आ रही हैं तो जैकेट्स खरीदते हैं, जैकेट्स का कारोबार करते हैं। तो यहां खड़े हुए थे खान साहब। खान साहब
ये खान साहब के पास हम गए, ये हम है। ये कौन है भाई? आप में से कोई एक वॉलंटियर होना चाहेगा? कौन वॉलंटियर होना चाहेगा? आप होना चाहेंगे? आप, आपका नाम क्या है? मुजम्मिल भाई साहब गए। देखो इसमें तफरिया भी होंगी, ऑफेंड नहीं होना, क्योंकि इस कैरेक्टर में जो बातें करेंगे ये सच नहीं होगी, ठीक है? मुजम्मिल भाई खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं, माशाल्लाह। ये मुजम्मिल साहब हैं और अल्लाह आपको नेकी दिए, खान साहब हैं। फेस ऑफ हुआ दोनों का। अब खान साहब ने मुजम्मिल को देखा, मुजम्मिल ने खान साहब को देखा, और आपस में अब बात करना शुरू है। अब जाहिर सी बात है, खान साहब के पास क्या करने जाएंगे? जैकेट खरीदने गए, तो उन्हें पता है मैं यहां क्यों आया हूं। तो खान साहब से उन्होंने पूछा कि बताया जरा, ये जैकेट जो आप बेच रहे हैं ये कितने का जैकेट है? तो खान साहब ने बोला ऐसा है कि ये जैकेट मड़ा हम तेरे को देगा 500 रुपए का। तो अब ये जो 500 का जैकेट है, ये खान साहब ने बता दी क्या अमाउंट है जिसपे वो बेचना चाहते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो खान साहब के अकॉर्डिंग ये कौन सी प्राइस होगी मेरे बच्चों? सेलिंग प्राइस। अब जाहिर सी बात है, मुजम्मिल भाई भी हल्के तो नहीं है। मुजम्मिल ने बोला खान साहब सस्ता तो करो थोड़ा सा। तो खान साहब को कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपको ये 400 रुपए का दे देता हूँ भाई, ये फाइनल है। तो आपने 400 रुपए में, यानी कि इनके पास 400 रुपए पड़े थे और इनके पास जैकेट पड़ा था। अब ये 400 रुपए उड़ते हुए गए खान साहब के पास और ये जैकेट उड़ता हुआ आया मुजम्मिल के पास। तो अब अगर देखा जाए तो ये क्या हुआ? ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुई, ठीक है जी। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बेटा कहां गायब थे आप? बैग लेके कहां घूम रहे हो यार टीटी में? बैग लेके कोई इसमें माल वाल छुपाया क्या? बेचने गए थे क्या? कॉपी खो जाएंगी यहां। क्या नाम है तेरा? अच्छा, तो भाई हमने यहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया। अब देखो 400 रुपए खान साहब के पास चले गए। ये 400 रुपए खान साहब के लिए अगर सेलिंग प्राइस है तो हमारे लिए क्या आएंगे? कॉस्ट। हमने 400 रुपए दिए तभी जाके जैकेट आया, यानी कि हमने बेयर की, कॉस्ट बेयर की। अब मुजम्मिल भाई साहब गए और क्योंकि वो अब जैकेट पहन के एआरटीटी आ गए, ये एआरटीटी आ गए। यहां पर इनका एक दोस्त मिला, हारिस। हारिस ने बोला यार मुजम्मिल बड़ी अच्छी जैकेट पहनी है, मुझे चाहिए। तो मुजम्मिल ने बोला भाई यार ये जैकेट ऐसा है कि मैं 600 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं, खरीद लो। उससे हारिस ने बोला यार ये तो सस्ती है, खरीद लेते हैं, वरना आउटफिटर के तो आपको पता है हाल कैसे चल रहे हैं, ठीक है ना? सेल लगी हुई है। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब औकात नहीं है तो जा क्यों रहे वहां? मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सस्ती जगह पे जाओ। एक तो जाना भी आउटफिटर है, ऊपर से आपकी पहुंच भी नहीं है, कायदे आजम भी इतना नहीं है, और फिर आप आउटफिटर को बदवाएं दे रहे हो। वो तो ब्रांड है ना भाई, वो अपने हिसाब से, वो आप लोगों के लिए तो बना ही नहीं है ना। आप 5 साल में एक स्वेटर चलाने वाले हैं, और वो उन लोगों के लिए है जो एक सर्दी में 10-10 स्वेटर पहनने वाले, तो हमारे लिए है ही नहीं ना भाई। हमारा तो स्वेटर कैरी फॉरवर्ड, पापा ने पहन लिया अब तू पहन ले बेटा। तो ये चलता रहता है, और इसमें खुशी होती है यार पप्पा का, यार देख मेरे को फिट आ गया। अब वो हालांकि गुर्बत छुपाने का एक तरीकेकार है भाई हमारा। तो बात बात ऐसी है कि भाई हारिस ने बोला, हारिस ही नाम है ना तेरा? चलो, हारिस ने बोला ये जैकेट दे दे। अब इसने 600 रुपए इसके पास थे और जैकेट था ये मुजम्मिल के पास, एम से नाम लिख देते भाई। अब ये मेरे पास से जैकेट यहां चले गया और ये जो थे 600 रुपए यहां आ गए। अब यहां पर 600 रुपए मिलके ये हो गए खुश। अब ये खुश क्यों है? क्योंकि इन्होंने चीज बेच दी। तो ये जो पैसे इन्होंने हासिल किए इसे कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है? यानी जो चीज बेच के पैसे आए इनके पास, वो पैसे क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू। इसे मैं थोड़ा सा बेहतर लिख देता हूं, मुजम्मिल का धड़ काट दिया मैंने।
तो मैं यहां लिख देता हूं, या मुजम्मिल के पर्सपेक्टिव से लिख रहा हूं कि भाई रेवेन्यू कितने का था, 600 का। अब मुजम्मिल ने बोला एक काम करते हैं, जितने का खरीदा था वो कॉस्ट यहां से करते हैं माइनस, तो मेरे पास यहां पर 200 का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट, एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी तक एक्सपेंस डिडक्ट नहीं हुए। अब जाहिर सी बात है, मुजम्मिल भाई गए थे रिक्शे में लुंडा, अब रिक्शे वाले ने लिए 50 रुपए, फिर वापसी में आते आते इनको चाट खाने का दिल हुआ, तो उन्होंने चाट भी खा ली, तो इनके 100 रुपए लग गए। सिगरेट विगरेट तो नहीं पीते ना भाई आप, तो भाई सिगरेट विगरेट नहीं पीता ये, वरना 10-20 रुपए और लग जाते। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने फिर यहां से लेस करवाया, जिसको हम कहते हैं ओई। ओई बोले तो वाह भाई वाह, ये पुराने पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे ना जो चौड़े हो रहे हैं जो। तो ये 100 रुपए का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और अब कितने बच गए मेरे पास, नेट प्रॉफिट आ गया 100 का। ये 100 रुपए कमाने के लिए भाई साहब ने इतनी मुशक्कत की थी, इसी को कहते हैं बिजनेस। पर्पस क्या है, 100 रुपए कमाना था ना ये, तो इसके लिए भाई साहब मार्केट गए, खान साहब के मुंह लगे, खान साहब ने इनसे बातें की 2-4, और फिर इसके बाद जैकेट लेके आ गए सही सलामत खान साहब के पास से। इस पे हम सब दुआ करते हैं इनके लिए। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए काम हो गए, ये है पर्पस ऑफ द बिजनेस। सही है जी। अब लेट सपोज इस खान साहब के बजाय कर लेते हैं यूफोन की कंपनी, कि ये जाके यूफोन का कार्ड खरीदते हैं, सुपर कार्ड। अब जाहिर सी बात है, उस कार्ड के पीछे यूफोन वाले अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उस पर कोई अमाउंट चार्ज होगी, ऐसा ही है ना। अब वो जो कार्ड आता है वो लेट सपोज वो 590 रुपए का कार्ड है, वो हमें बिकता है 620 का, 610 का। तो जो शॉपकीपर है उसने उस पर कितना कमाया, 20 रुपए कमाया, लेकिन वो 20 रुपए कौन सा था, ग्रॉस था। उसमें से अब वो दुकान का रेंट, जो उसने एम्प्लॉय रखे उनकी तनख्वाह पर यूनिट निकालेगा, और इस तरह से काम करेगा। ठीक है ना जी। तो ये एक ओवरऑल हमारा क्या है, पर्पस है जो अचीव हो गया। यहां तक किसी को कोई मसला, कोई मसला है तो बताओ। अब ऐसा है भाई कि अब हम यहां पढ़ रहे हैं कि वो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं। यार एक तो मुझे रंग रोगन का बड़ा शौक है, हेडिंग अलग रंग से होनी चाहिए। एलिमेंट्स होने चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वो एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं, पहला है विजन, दूसरा है मिशन, ये जो हल्की आवाज में बोल रहे हैं ना बेटा, ये है गोल्स, और ये है ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। तो ये 4 चीजें हैं जो कि हमारे बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती हैं। अब ये 4 चीजें हैं क्या, इस पे बात कर लेते हैं। विजन क्या है, मैं बनना क्या चाहता हूं, यानी ये फ्यूचर में। आप सीए में क्यों आए, क्या बनने के लिए आए, चार्टर कर, ये तो एक, और क्या बनने आया हूं, एक अच्छी रेप्यूटेबल कंपनी के फला एम्प्लॉय, सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, ये सोचा है ना, या कुछ सोचा ही नहीं है। किस किस ने नहीं सोचा, हाथ खड़ा करें। तो बताओ क्या क्या सोचा है, चलो बताओ क्या सोचा है, क्या बनोगे बड़े हो क्या, नहीं अब बताना पड़ेगा, ये ऑप्शन पहले तक, नहीं नहीं नहीं, बताओ क्या बनोगी बड़े होके। बेटा सीए के बाद तू मंजन ही बेच सकेगी, डॉक्टर वो वाला बनेगी, तू फकिया बेचना पेट ठीक करने की। ठीक है। हाँ भाई आप क्या बनोगे दोस्त, इतना खामोश क्यों, ब्लू शर्ट वाले, चेक वाले भाई। हाँ ब्लू शर्ट तूने पहनी है, जिसने पहनी वो बात करेगा ना। चार्टर अकाउंट क्यों बनना चाहते मेरे भाई, चार्टर अकाउंट क्या नाम है मेरे भाई का, इश्तियाक। इश्तियाक भाई बताओ चार्टर अकाउंटेंट बन के क्या करोगे, क्या करोगे। जरा हाँ मैं नहीं बता रहा, किसी को नहीं बता रहा, बता रहा। हाँ भाई
आप अभी जो कैंटीन से हैं, क्या कर सीए बन के क्या करोगे? वो तो जाओगे, क्या अल्टीमेट क्या अपने आप को 10 साल बाद 15 साल बाद किस जगह देखना चाहते हो? वहां ना देखना, बाकी सब जगह देखना। बताओ कहाँ, कौन सी अच्छी जगह सोची आपने? मतलब क्या, कोई ऐसी बात है जो हमसे शेयर नहीं हो सकती? बताओ ना, कौन सी अच्छी जगह देखना चाहोगे? अबे शर्मा रहा है, तेरी क्या बात पक्की करने आए हम? बता भाई, आइडिया नहीं है तो अच्छी कैसे हो गई वो जगह? भाई हर किसी का एम है ना कि एक क्वालिफिकेशन लेके सर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहूं, मैं सर फला जगह पहुंचना चाहूं। आप बताओ, आप क्या बनोगे बेटा, बड़े होकर क्या बनोगे आप? हाँ, रोना नहीं, रोना नहीं, बताओ। हाँ, ट्रांसलेट करो इससे क्या कहा। ये तूने आखिर में अपने दिल की बात कही है। अच्छा भाई रुला दे, चल रुला दो। बताओ भाई बताओ। ये अल्लाह की बंदी आई ना, जहां अल्लाह ने नसीब किया ना वहां चली जाऊंगी मैं। ठीक है ना भाई, आपका नसीब था, आप आ गए यहाँ। कहाँ एक इंसान ने सोचा ना ये अच्छी जगह है मेरी, सीईओ जाना है। किस फादर? क्या आपके अब्बू सीईओ हैं? क्या क्या करना बेटा? किताब है लिख देना बेटा, किताब पे लिख देना, हम पढ़ लेंगे। तो भाई आप जो बनना चाहते हो अल्टीमेट गोल, वो आपका विजन है। मिसाल के तौर पे आपने कहा यार मैं एक बड़ा अच्छा सीएफओ बनूंगा एक बड़ी कंपनी में। अब सीएफओ बनने के लिए बेटा तुम लोगों की बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ वही आए चवलिया करने आए। क्या बात कर रहे थे? रेवेन्यू मुझसे पूछ लेना भाई। हाँ भाई, क्यों पूछ रहा था इससे? मेरे में कांटे हैं, काट लेता हूं मैं। बता भाई, रेवेन्यू में क्या मसला आया? तो पठान के लिए रेवेन्यू था। अब मुजम्मिल ने हारिस को बेचा तो ये हारिस के लिए रेवेन्यू होगा। कैसा दिया? अच्छा दिया ना। तो हमने जहां जाना है वो हमारा विजन है सीएफओ बनना। सीएफओ कैसे बन सकते हैं? या तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लें, या हम एसीसीए कर लें, या हम एमबीए इन फाइनेंस कर लें। ये हमारे पास ऑप्शन थे। अब इतनी सारी डायरेक्शन थी, इतने सारे पाथवे थे सीएफओ बनने के, हमने कौन सा सेलेक्ट किया? जहां हमारा नसीब, हम आ गए। ठीक है जी। तो सीए करना हमारा नसीब था, नहीं सॉरी, सीए में आना हमारा नसीब था, जाना अब सीए का ही नसीब है ये। ठीक है, तो हम आ गए मिशन में, कहा सीए में आ गए। अब सीए में आने के बाद अब आपके गोल्स है ना, पहले मैं 1 साल के अंदर पीआरसी पास करूंगा, फिर 2 साल के अंदर कैफ पास करूंगा। और आपका ये गोल क्यों है कि यार मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट निकालूंगा। तो मैं जरा बता देता हूं, जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताया ना, वैसे स्टूडेंट लाइफ साइकिल है। स्टार्टिंग के दिनों में हर बच्चा बड़ा मोटिवेटेड होता है, यार आज सीए, वो अंदर से आता है सीए, मैं सीए कर रहा हूँ। तो पीआरसी के कुछ लम्हात में होता है एक्सट्रीम चौड़ा, सीए कर रहा है। घर वाले पूरे मोहल्ले को बता देता क्या कर रहा है, सीए कर रहा है, क्योंकि नसीब लाए हैं। ठीक है, गलत कर दिया बाबू, दिमाग खराब कर दिया मेरा बीच बात। नहीं नहीं नहीं, अब रुलाओगी ना, अब रुलाओ भाई, रुलाओ तो भाई होगा भाई। 2 टाइम्स लेके 2 टाइम्स ले लो, फिर 2 टाइम्स ले लो, 2 टाइम्स। ठीक है, तो हमने कहा हमारा नसीब था, हम आ गए। अब यहां पर हम आए, हमने कहा कि भाई, क्या कहा हमने? हमने ये कहा कि भाई पीआरसी पे आने पे स्टूडेंट होता है मोटिवेट, फिर आहिस्ते आहिस्ते जलब होना शुरू होता है, कंफर्टेबल आना शुरू होता है, और फिर यहाँ के माहौल में ऐसा ढल जाता है कि यहां से जाने का दिल ही नहीं करता उसको, और फिर वो दबा के फेल होता रहता है। भाई ऐसा नहीं है, यहां पर आप अपनी जिंदगी इस इंस्टीट्यूट में या किसी भी जगह बसर करने नहीं आए, पढ़ने आए हो। पढ़ो, दोस्तियां कम, अभी से बता रहा हूं, दोस्तियां कम, बराबर वाले से पूछना नहीं, मैं जिंदा हूं अभी। हमसे पूछ लो भाई, पैसे इसी चीज के लेते हैं हम, आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। अपने दोस्तों से मतलब दोस्तियां करो, सलाम दुआ करो, अच्छी बात है, अच्छा नेटवर्क है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं ले आना कि वो पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा,
वो आएगा तो मैं आऊंगा, वो आएगी तो मैं आऊंगा ना बाबा। जो पूछना है हमसे पूछ लो, डायरेक्टली हमसे पूछ लो। मैं आज नहीं आया था, आप बता सकते हैं कि क्या काम हुआ था, मेरे से पूछना, मैं तो पढ़ाने के लिए आया था ना, मैंने तो पढ़ाया था बाबा, मुझसे पूछ डायरेक्ट। तो किसी से पूछना नहीं। बराबर में एक कमरा है जिसको हम कहते हैं लाइब्रेरी, वहां जाना तो कानों में रुई और आंखों में एक चश्मा होता है मदनी ऐनक, उससे सिर्फ नीचे तक का दिखता है, ऊपर का नहीं दिखता, ताकि किताब ही नजर आए, सामने कौन बैठा है वो नजर ना आए। सही है जी। और किसी को पढ़ाने मत लग जाना, क्या आओ मैं आपको पढ़ा देता हूं, वो पास हो जाएगा और तू फेल हो जाएगा। तो कहने का मकसद है कुछ डोंट्स हैं वो आपको नहीं करने हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपका गोल है कि यार मैं 6 to 8 मंथ्स के अंदर क्या कर लूंगा, पीआरसी को पास कर लूंगा। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं डेली बेसिस पे क्लासेस कंडक्ट करूंगा, सॉरी अटेंड करूंगा, और आज के दिन मैं ये पढ़ूंगा। जैसे आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या था, इंट्रोडक्शन देना, आपको बताना पेपर क्या है, कैसे आता है, आपको चैप्टर्स का ओवरव्यू देना, और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवा देना। ये आपका एक हिस्सा है, ठीक है। अब होगा ये कि आप में से बहुत से बच्चे जो ऑनलाइन है या जो फिजिकल बैठे हैं, वो कुछ रीजन की वजह से ऑफ पे चले जाएंगे। अब वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। जब वो वापस आएंगे तो उनको लगेगा कि हम तो बहुत पीछे रह गए। अब उनको जब ये लगेगा कि हम पीछे रह गए तो हम कहां चले जाते हैं, रिकॉर्डिंग पे। अब वो रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट करेंगे तो वो पिछली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे होंगे, आज की क्लास को लाइव तो ले नहीं रहे होंगे। तो जब वो एक दफा ऑफलाइन चले गए, फिर वो कभी लाइव क्लास का पार्ट नहीं बन पाते। तो अगर कभी कोई क्लास मिस हो जाए तो मुझसे कंसर्न कर लेना कि सर मैं पहले वाला लेक्चर देखूं कि अभी। तो मैं आपको ये बात मेक श्योर कर रहा हूं कि हर क्लास में प्रीवियस क्लास रिवाइज होती है, और किसी भी क्लास में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो प्रीवियस टॉपिक से इतनी कनेक्टेड है कि अगर आपने वो क्लास मिस कर दी तो आगे की बात आप, इसी इंपैक्ट को खत्म करने के लिए डेली हम हर क्लास में प्रीवियस क्लास को रिवाइज करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डेली बेसिस पे क्लास में आना, जो आज पढ़ाया जा रहा है उसे समझना, और समझने के बाद उसे सस्टेन रखना, अपने माइंड में रखना, अपने पास चीजों को पाइलअप मत करना। जहां आपने चीजों को पाइलअप करना शुरू कर दिया वहां आपका खाना खराब होना शुरू। तो हमारे पास हमें कहा यह जाता है कि भाई हमारा गोल होना चाहिए स्मार्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, और रियलिस्टिक होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। मैं बहुत अच्छा पीआरसी पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरे कोर्स कब खत्म होगा मुझे पता नहीं है। सही है, ये चीजें ना हो। समझ आ रही है बात। अब मेरा पढ़ाने का तरीकाकार बहुत अच्छा है लेकिन मेरा कोर्स ड्यूरेशन कब एंड हो रहा है ये मुझे नहीं पता, तो भाई मैं एफिशिएंट नहीं हूं। मुझे टाइम बाउंड, अपने आप को टाइम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आज की क्लास में कुछ चीजें मेरे पास प्रिपेयर नहीं थी। ये जो ग्रुप बन गया जिसमें 4 लोग हस्बे जायका आए हुए हैं, ये 4 लोग क्यों आए भाई, बाकी क्यों नहीं आए इसमें? भाई नंबर लिख के ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई, मार्च अटेम्प्ट आईटीबी। भाई इसमें आ जाओ सारे के सारे, ठीक है, जितने भी यहाँ बैठे हैं। और आने के बाद है ना अपने नाम से है ना मैसेज कर देना, ठीक है जी। तो भाई हमारा गोल क्या होना चाहिए, स्मार्ट, स्पेसिफिक, कि आज हम क्या करने वाले हैं। मतलब अभी मैं 6 महीनों के लिए अपने आप को किस में इन्वेस्ट करने वाला हूं, पीआरसी। आप लोग अभी आए हो, एक बात का और ख्याल रखना कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है कि नहीं करवाई, करवा लेना। रजिस्ट्रेशन करवाने के 90 डेज के बाद आपके पास विंडो खुलेगी एग्जाम की। अब आपने ये देखना है कि आप जब रजिस्ट्रेशन कराओगे आपका 90 डे कब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे इनको मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा लेकिन एग्जाम्पल इसकी इनके दे रहा हूं, क्योंकि ये इस क्लास में ये बच्चे फैब के थे, यानी इनकी अटेम्प्ट कब की बन रही थी, फैब की, और आपकी अटेम्प्ट कब की बनेगी, मार्च की। तो ये बच्चे फैब पे थे, इनका 90 डेज कंप्लीट नहीं हो रहा फैब तक। तो इन्होंने क्या किया,
मार्च में शिफ्ट कराया। तो जब लोग आप यहां पर आए थे आपके मैक्सिमम कितने टॉपिक हो चुके थे? 5 से 6 हो चुके थे। देखो मेरा कोर्स है ना, वैसे स्टार्ट होते थोड़ा पेस स्लो रखता हूं, लेकिन वंस जब ये स्टार्ट होता है ना, फिर ये फौरन खत्म होता है, फिर इस पे टाइम नहीं लगता। बड़ा कंसाइज और ऐसा कि भाई ज्यादा लंबी बातें नहीं, टू दी पॉइंट बात करके। ये तो आज मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह अगली क्लास से आपको पीपीटी नजर आएगी और अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन नजर आएगी। तो ये सारी चीजें आपको मसला नहीं होगा। आपका स्टडी प्लान, या आपको आखिरी एग्जाम दिनों में क्या करना है, डेली प्लान, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल कर दी जाएंगी। तो वंस ये ग्रुप पे सारे आ जाओ नहा धो के। तो ये हमारे पास काम, एक भाई का एक मैसेज आया, ग्रुप का लिंक, हसनैन अब्बास, ये कौन है भाई? भाई ग्रुप का लिंक आप नंबर कैसे दोगे भाई? एक काम करो, आपका जो एफबी का फैब का जो ग्रुप है या मार्च का जो मेन ग्रुप है, उसमें ये हारिस या मेरा नाम होगा, देख लो है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। ठीक है जी? ऐसे क्या देख रहे हो, कोई गलत बात कर दी क्या मैंने? हाँ हाँ, कोई मसला तो नहीं है? हाँ, मेरे को पता है कोई मसला हो, मैं कुछ कर लिया हो। तो कहने का मकसद है कि आज की क्लास में हम यही बात रखते हैं। ठीक है जी? तो आप अगली क्लास में ये 2 बुक्स ले आना, इसको थोड़ा और डिटेल कवर करेंगे। आज की क्लास में जाते हुए हमने आज कवर क्या किया, हमारे आने का पर्पस क्या था? इंट्रोडक्शन कवर हुआ, पेपर पैटर्न कवर हुआ, टॉपिक्स कितने हैं पता चले, उन टॉपिक्स में क्या है, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है? चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 बातों में से 2 बातें कंप्लीट कर ली हैं कि भाई बिजनेस का पर्पस क्या है। ठीक है? और 4 एलिमेंट कौन से। अब इस 4 एलिमेंट को एक बिजनेस की टर्म में समझ जाते हैं। देखो मिसाल के तौर पे ये एक बंदा है, इसने सोचा कि ये बड़ा होके क्या बनेगा, ओपीटीपी। ओपीटीपी खाया खाया ना? मैंने नहीं खाया। कैसा होता है? तो ओपीटीपी बड़ा होके मैं ओपीटीपी बनूंगा। तो अब इसका विजन है 5 साल 10 साल का। अब स्टार्ट तो कहीं से करना पड़ेगा ना। तो ये चीज क्या है, इसका विजन, जो ये बनना चाहता है। और आज ये किससे स्टार्ट कर रहा है? प्राइस के स्टॉल से। ये क्या है? ये डायरेक्शन है। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसको हम क्या कहते हैं? मिशन। अब इसने यहां से स्टार्ट लिया, अब इसे यहां तक पहुंचने के लिए 2 चीजें करनी पड़ेंगी। अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा और उसके लिए डेली बेसिस पे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पड़ेगा। अब ये कहता है कि यार मेरा पहला गोल क्या होगा कि मेरा अभी एक स्टॉल है, मैं जल्द से जल्द किराए की दुकान पे आ जाऊं। अपनी भी दुकान नहीं, किराए की दुकान पे आ जाऊं, रेंट पे आ जाऊं। तो ये इसका अभी फर्स्ट इनिशियल स्टेप। जैसे आपका पीआरसी है ना, तो इसका क्या है कि मैं रेंट की दुकान, अपनी भी नहीं, रेंट की दुकान पे आ जाऊं, रेंट पे मैं शॉप ले लूं। तो इसको अचीव करने के लिए इसने कहा कि मुझे डेली 3000 रुपीज की सेल करना जरूरी है। अगर मैं डेली 3000 की सेल करूंगा तो मैं कमिंग 6 मंथ के अंदर एलिजिबल हो जाऊंगा किसके लिए? रेंट की शॉप लेने के लिए। ये इस तरह से हम करते। तो डेली बेसिस पे मैं क्या अचीव करूं जो मेरे गोल को क्या करे? सेकंड करे, कॉम्प्लीमेंट करे। वंस मेरा गोल कॉम्प्लीमेंट हो गया, वो मेरे मिशन को कंट्रीब्यूट करेगा और मैं मूव ऑन करना शुरू करूंगा टुवर्ड्स विजन। क्लियर है यहां बात? किसको क्लियर नहीं है प्लीज बता दे तो मैं क्लियर कर दूं। अबे क्या गूंगे गूंगे पैदा हुए हो क्या? पक्का? भाई इतना दूर नहीं बैठा करो भाई, ये जगहें खाली हैं, यहाँ आगे आ जाया करो। ठीक है? अगली क्लास से। तो हमने यहां पर 4 एलिमेंट भी देखे और इसको पढ़ा भी। ठीक है जी?
तो यहां तक आज की क्लास को रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसे रिवाइज कराऊंगा और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको अगली क्लास में टाइम टेबल भी दे दूंगा कि भाई आपको पहले से मिल जाएगा टाइम टेबल, बल्कि टाइम टेबल नहीं होगा, स्टडी प्लान होगा कि किस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ताकि जो बच्चा जिस दिन एब्सेंट हो तो उसे पता हो उसने आज की क्लास का क्या मिस किया एरिया। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, एमसीक्यूज बेस्ड है बेटा।